हेलो दोस्तों, मैं मोहनी सारियान आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस BHDL 136 के वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज के इस BHDL 136 के वीडियो सेशन में मैं आप लोगों से चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करूंगा। तो इसी श्रेणी में जो सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों के डिस्कशन का, उसका नाम है शब्द रचना। हम लोग आज शब्द रचना के बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे प्रत्यय और उपसर्ग लगा करके शब्द की रचना होती है, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मूल शब्द में जब हम लोग प्रत्यय अथवा उपसर्ग अथवा कोई क्रिया या फिर कोई अन्य शब्द लगा देते हैं तो दूसरे शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसे हम लोग व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। तो इस वाले शब्द रचना के टॉपिक में हम लोग पिछले वाले जो मूल शब्द थे, व्युत्पन्न शब्द थे, इन सबों की चर्चा विस्तार से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को डिस्कस करना है कि मूल शब्द क्या है। तो दोस्तों, मूल शब्द वे होते हैं जिन्हें हम और भी छोटे रूपों या खंडों में बांट नहीं सकते हैं। अर्थात मूल शब्द वे हैं जो कि एकदम निम्नतम स्वरूप है, मतलब शब्द का निम्नतम स्वरूप है जिसकी कटाई छटाई या फिर हम उसे तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण दिखा देता हूँ। ये रहा दोस्तों उदाहरण: घर, आंख, देश, काम, शब्द, पास। क्या ये जो शब्द हैं इसको आप तोड़ मरोड़ सकते हैं? क्या इसको तोड़ सकते हैं? जैसे कि मैं आप लोगों को कहूँ अपनापन, तो अपना अलग कर सकते हैं, पन अलग कर सकते हैं, तो दो शब्द आप लोगों को अलग अलग दिखाई देंगे। लेकिन क्या इस घर, आंख, देश, इसमें आप दो शब्दों को अलग कर सकते हैं? तो आप लोगों का उत्तर होगा नहीं, हम लोग जो है इस प्रकार के इकलौते शब्द में से दो शब्दों को अलग नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ऐसे ही शब्द जो है मूल शब्द के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनको जो है तोड़ा नहीं जा सकता है, इनको खंडों में बांटा नहीं जा सकता है। जबकि जो व्युत्पन्न शब्द होते हैं दोस्तों, ये ऐसे शब्द होते हैं जो कि मूल शब्दों में प्रत्यय या उपसर्ग या कोई अन्य शब्द के जुड़ने से बनते हैं, और इन्हें जो है तोड़ा जा सकता है, इनको खंडों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि अपनापन, अपनापन में अपना और पन को अलग किया जा सकता है, और दोनों के अर्थ जो है सार्थक होंगे। अपना मतलब हमारा, और पन एक प्रत्यय है। या फिर लड़कपन, बचपन, बेचैन, ये सब को हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ऐसे शब्द जो है व्युत्पन्न शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब मैंने अभी आप लोगों को बताया दोस्तों कि व्युत्पन्न शब्दों की उत्पत्ति मूल शब्द में प्रत्यय के लगाने से होती है। तो ये जो प्रत्यय होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं? मूल शब्द के अर्थ को विस्तार देने का काम करते हैं। अर्थात जो मूल शब्द होते हैं उसके अर्थ को विस्तारित करने का काम जो है प्रत्यय करते हैं। जैसे कि सामान्य सा एक शब्द है, मतलब मूल एक शब्द है दिन, तो अगर इसमें हम लगा दे सुदिन, तो ये जो दिन है इसका सिंपल सा अर्थ होता है दिन। जबकि अगर हम लोग सुदिन बोलते हैं, जो कि इसमें एक उपसर्ग लगा हुआ है जो कि प्रत्यय का ही एक स्वरूप है, तो ये जो सुदिन है इसका मतलब हो गया अच्छे दिन या अच्छा दिन। या फिर यहाँ देख लीजिए आप चैन, ये जो चैन है दोस्तों, ये जो है इसी में हम लोग बे लगा देते हैं, तो बेचैन, ये जो है ये बेचैन का मतलब हो जाता है चैन रहित। या फिर यहाँ देख लीजिए आप एक उदाहरण स्पष्ट प्रत्यय का यहाँ भी दिया हुआ है, नयापन। नयापन का मतलब हो गया जो नया होने की स्थिति में हो। नया का मतलब होता है सामान्य नया, जो नया है। नयापन का मतलब जो पुराना हो लेकिन उसमें स्थिति ऐसी हो कि वो नया लग रहा हो। तो इस प्रकार से प्रत्यय और उपसर्ग का काम क्या होता है? मूल शब्दों के अर्थों को विस्तार देना। यहाँ पर मैंने आप लोगों को ऊपर में बताया उपसर्ग को प्रत्यय मान करके मैंने अभी आप लोगों को दिन और चैन का जो है एक उदाहरण दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, हिंदी में जो उपसर्ग है ये वास्तव में प्रत्यय का ही स्वरूप है, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो सेशन में अच्छे से बताया था। और मैंने उस समय आप लोगों को ये बताया था कि कुछ प्रत्यय शब्द ऐसे होते हैं जो कि किसी शब्द के आरंभ में आकर के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो ऐसे प्रत्यय जो है, जो शब्द के पहले आते हैं, व्याकरण में अर्थात हिंदी व्याकरण में उन्हें उपसर्ग की संज्ञा दी जाती है। और कुछ विद्वान जो है उपसर्ग को पूर्व प्रत्यय की संज्ञा भी देते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी थी, इसीलिए आप लोग इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि उपसर्ग और प्रत्यय जो है अलग अलग है। वास्तव में व्याकरण में बहुत सारे व्याकरण में अलग अलग लिखे गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्याकरण भी है जो कि उपसर्ग को पूर्व प्रत्यय की संज्ञा देते हैं। तो इसीलिए आप लोग इस बात में कंफ्यूज नहीं होना और मुझे गलत साबित करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मैंने आप लोगों को स्पष्ट तौर पर यह बता दिया है कि उपसर्ग और प्रत्यय जो है क्या है, किस पुस्तक में क्या लिखा गया है। बहुत सारे पुस्तक में उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग हैं, दो अलग अलग टॉपिक है, लेकिन आपके ही इग्नू के पुस्तक में दिया हुआ है कि जो उपसर्ग को कुछ विद्वान पूर्व प्रत्यय कहते हैं। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आगे अब मैं आप लोगों को संस्कृत के उपसर्ग के बारे में बतला देता हूँ। दोस्तों, वास्तव में हिंदी में अपने उपसर्गों का अभाव है, अर्थात हिंदी में उपसर्गों की संख्या कम है, और इसी वजह से उपसर्ग जो है मूल रूप से संस्कृत से
तद्भव रूप में हिंदी में ले लिए जाते हैं। अर्थात वास्तविक उपसर्ग को मूलतः सीधे संस्कृत से हिंदी में नहीं लिया जाता है, वरन उसमें कुछ फेरबदल के साथ साथ उसको हिंदी में लिया जाता है। जैसे कुछ उदाहरण है दोस्तों, निडर, कपूत, कुपूत, ये सब जो उदाहरण है, ऐसे उदाहरण है जो कि उपसर्ग से बनने वाले शब्दों के उदाहरण है। जैसे निडर में नी जो है ये एक उपसर्ग है, कुपूत में कु जो है ये एक उपसर्ग है, कपूत में क जो है ये एक उपसर्ग का काम यहाँ पर कर रहा है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को कुछ संस्कृत के मूल उपसर्ग के बारे में बता देता हूँ, जो कि मूल रूप से संस्कृत से हिंदी में चले आए हैं, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इसे सीधे हिंदी में ग्रहण कर लिया है। उदाहरण मैं आप लोगों को भी दे देता हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से ऐसे उपसर्ग हैं जो कि मूल रूप से संस्कृत से हिंदी में आए हैं। जैसे कि अति है, अधि है, अनु है, अप है, अब है, अभी है, आ है, ये सब जो उपसर्ग है मूल रूप से संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं। कुछ उदाहरण अब मैं इन उपसर्गों के दे देता हूँ जिनसे कि व्युत्पन्न शब्दों की उत्पत्ति हुई है। जैसे अतिवृष्टि, अधिकार, अनुगमन, अपयश, अपमान, अवगुण, अभिनव, ये सब जो शब्द है मूल रूप से हिंदी में चल रहे हैं अभी। अब कुछ ऐसे भी उपसर्ग है जो कि मूल रूप से अरबी फारसी से लिए गए हैं, जैसे कि ना, ला, बे, बो, बे, ये सब जो है मूल रूप से अरबी फारसी के उपसर्ग है जो कि अब हिंदी में चलन है। जैसे कि उदाहरण मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ना से बना नहीं, ला से बना लाचार, बे से बना बेचारा, ब से बना बखूबी, फिर बे से बना बेमिसाल, ये सब जो है अरबी फारसी के उपसर्ग है जो कि अब हिंदी में चल रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उपसर्गों से बनने वाले व्युत्पन्न शब्द को अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से पहचान लेंगे कि कौन से शब्द जो है उपसर्ग से व्युत्पन्न हुए हैं और हिंदी में चल रहे हैं। अब मैं आप लोगों को प्रत्यय के बारे में भी बता देता हूँ। तो प्रत्यय से जो व्युत्पन्न शब्द हुए हैं उसके बारे में भी जानना जरूरी है। दोस्तों एक सेकेंड मैं आप लोगों को यहाँ पर रोक रहा हूँ, और मैं आप लोगों को यहाँ पर ये इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर एक अन्य टॉपिक के बारे में बतलाने वाला हूँ। वास्तव में मैं यहाँ पर बतलाने वाला हूँ कि मूल रूप से प्रत्यय जो है कितने प्रकार के होते हैं। जब मैं आप लोगों को प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बता दूंगा, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रत्यय से जो है व्युत्पन्न शब्द बनते हैं, अर्थात मूल शब्द में प्रत्यय लगाने से नए शब्द व्युत्पन्न शब्द बनते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मूल रूप से जो है प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है कर्तासूचक प्रत्यय। कर्तासूचक प्रत्यय का मतलब हो गया कि वैसा प्रत्यय से बना शब्द जो कि काम करता है, मतलब वैसे शब्द जो कि प्रत्यय लगने से बने हैं और उस शब्द का अर्थ किसी न किसी व्यवसाय या रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। अब दूसरा है भाववाचक प्रत्यय। ये जो प्रत्यय है ऐसे प्रत्यय के किसी शब्द में लगने से उस शब्द का अर्थ जो है किसी भाव को प्रकट करता है। जैसे कि ई प्रत्यय लगने से लंबा जो है लंबाई हो जाती है। लंबाई मतलब किसी की, जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ कि राम की लंबाई 5.2 इंच है, तो यहाँ पर जो है लंबाई से राम के गुण को दिखाने की कोशिश की जा रही है, राम के भाव को दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो है ऐसे जो प्रत्यय है ये प्रत्यय भाववाचक प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। अब तीसरे प्रत्यय का नाम है दोस्तों विशेषण सूचक प्रत्यय। तो ऐसे प्रत्यय जो कि किसी मूल शब्द में लग करके एक नए विशेषण वाले शब्द का निर्माण करते हैं, वैसे प्रत्यय जो है विशेषण सूचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि दार, कर, कारी, नाक, ये सब जो प्रत्यय हैं दोस्तों ये सब विशेषण सूचक प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। लघुता सूचक प्रत्यय, तो ऐसे प्रत्यय जो कि किसी मूल शब्द में लग करके एक नए लघु सूचक शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात तो वो जो शब्द होता है उसका अर्थ जो है एक लघुता को दर्शाता है, एक छोटी चीजों को दर्शाता है। अब जो अंतिम प्रत्यय है दोस्तों उसका नाम है, या फिर उसे हम लोग लिंग सूचक प्रत्यय के नाम से जानते हैं। तो ऐसे प्रत्यय जो कि किसी मूल शब्द में लग करके किसी लिंग वाले शब्द का निर्माण करते हैं, वैसे प्रत्यय जो है लिंग सूचक प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हर्ष, दुर्घई, इन, नी, इका, वती, मती, ये सब जो प्रत्यय हैं लिंग सूचक प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आप लोगों को इन सभी प्रत्ययों से बनने वाले व्युत्पन्न शब्दों के उदाहरण दे देता हूं, जो कि मुझे मूल रूप से आप लोगों को समझाना था, जिसके बारे में मुझे आप लोगों को मूल रूप से बताना था कि कैसे आखिर प्रत्यय के लगने से नए नए व्युत्पन्न शब्द बनते हैं, या फिर नए नए शब्द जो है व्युत्पन्न होते हैं, नए नए शब्द जो है उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों कर्तासूचक प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उनमें है आर प्रत्यय के लगने से सुनार या लोहार बनता है, एरा प्रत्यय के लगने से सपेरा या लुटेरा बनता है, हारा प्रत्यय के लगने से लकड़हारा या मछुआरा बनता है। तो कर्तासूचक प्रत्यय, तो यहाँ आपने देखा
कि कर्तासूचक प्रत्यय का अर्थ था कि ऐसे शब्दों का निर्माण जो कि ये दिखाता है कि शब्द में जो है एक व्यवसाय हो रहा है। जैसे कि सुनार, सुनार का काम होता है सोने को पीटना या सोने से सोने के आभूषण बनाना। लकड़हारा, लकड़हारे का काम होता है लकड़ी काटना। सपेरा, सपेरे का काम होता है बीन बजाना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हर प्रकार से यह एक व्यवसाय है और इसको करने वाला कोई आदमी है। तो इस प्रकार के जो प्रत्यय वाले उदाहरण हैं ये सभी कर्तासूचक प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आप लोगों को भाववाचक प्रत्यय से बनने वाले कुछ उदाहरण दे देता हूँ। भाववाचक प्रत्यय में आते हैं ई, लंबाई, मिठाई, कलाबाजी, जादूगरी। पा प्रत्यय जो कि भाववाचक प्रत्यय है उनमें से जो शब्द व्युत्पन्न होते हैं उनमें से हैं बुढ़ापा, मोटापा, घबराहट, चिकनाहट। अब आगे है विशेषण सूचक प्रत्यय से बनने वाले व्युत्पन्न शब्द। तो दार प्रत्यय लगने से मालदार, असरदार बनता है। कर प्रत्यय लगने से भयंकर बनता है। देह प्रत्यय लगने से तकलीफ देह बनता है। जो कि सभी के सभी शब्द जो है, सभी के सभी व्युत्पन्न शब्द जो है विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब है लघुता सूचक प्रत्यय। तो या प्रत्यय लगने से डिब्बा जो है डिबिया बन जाता है। डिब्बे के छोटे से रूप को दिखाने का काम करता है। बेटी प्रत्यय को अगर हम लोग या शब्द के साथ या प्रत्यय के साथ जोड़ दे तो वही बेटी जो है बिटिया का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। तो ऐसे जो प्रत्यय हैं जो कि लघुता को दिखाते हैं, जो कि छोटी चीजों को दिखाते हैं, वैसे प्रत्यय लघुता सूचक प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आप लोगों को अंतिम में लिंग सूचक प्रत्यय से बनने वाले व्युत्पन्न शब्द के बारे में बता देता हूँ। तो दुर्घई प्रत्यय लगने से केले वाली, चाची, ये सभी शब्दों का निर्माण होता है जो कि लिंग को दिखाते हैं। जैसे कि केले वाली का अर्थ है कि ये एक स्त्री को दिखा रहा है, चाची जो कि एक स्त्री को दिखा रहा है। अगर वहीं पर किसी शब्द में हम लोग इका लगा दे तो इका लगाने से जो शब्द बनेगा वो भी लिंग को दिखाएगा। जैसे कि अध्यापिका, गायिका, बालिका, ये सभी एक स्त्रीलिंग स्वरूप को दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारी बातें जो है बता दी, लेकिन आप लोग एक बात जरूर ध्यान में रखना कि ऐसा हर समय नहीं होता कि कहीं भी हम लोग ईया लगा दे तो वो जो है स्त्रीलिंग स्वरूप ग्रहण कर लेगा, कहीं पर हम लोग ई लगा दे तो वो जो है एक सार्थक शब्द का स्वरूप ग्रहण कर लेगा। जैसे कि अगर हम लोग केला में या प्रत्यय लगा दे तो केलिया हो जाएगा। तो क्या इसका कोई सार्थक अर्थ है? तो आप लोगों का उत्तर होगा नहीं, कोई सार्थक अर्थ नहीं है। उसी प्रकार हम लोग कहीं पे भी ईका लगा देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ईका लगने से जो शब्द बनेगा वो सार्थक हो। जैसे कि हम कह सकते हैं राम, राम में हम लोग ईका लगाते हो तो रामिका कोई शब्द है? तो कहेंगे नहीं, कोई शब्द नहीं है। तो इस प्रकार से हमें जो है प्रत्यय को लगाते वक्त, प्रत्यय को जो मूल शब्द में हम लोग लगाते हैं उस समय हम लोगों को इस बात का ध्यान बिल्कुल रखना है कि हम लोग जो है शब्द बनाएंगे, हम लोग जो व्युत्पन्न शब्द बनाएंगे वो सार्थक होगा या नहीं होगा। तो हर समय शब्द रचना में ये ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर हम लोग प्रत्यय अथवा उपसर्ग या अन्य कोई शब्द लगाएंगे जिससे कि व्युत्पन्न शब्द सार्थक हो। ऐसे कहीं पे भी किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से प्रत्यय नहीं लगा देना है जिससे कि शब्द का कोई अर्थ निकले ही नहीं, फिर भी हम लोग लगा दिए। तो ये सभी बातें जो है आप लोगों को ध्यान में रख के ही प्रत्यय और उपसर्ग किसी शब्द में लगाना चाहिए। तो इतनी सारी जो बातें मैंने आप लोगों को बताई दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को व्युत्पन्न शब्द के पहले प्रकार के बारे में बताई, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से व्युत्पन्न शब्दों की उत्पत्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो प्रत्यय अथवा उपसर्ग या कोई अन्य शब्द लगाते हैं या कोई अन्य वर्ण लगाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे दो शब्दों के मेल से नए नए शब्द जो है व्युत्पन्न होते हैं, नए नए शब्दों की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों दो शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनते हैं, नए सार्थक शब्द बनते हैं, वैसे समासिक शब्द को हम लोग समास की संज्ञा देते हैं या हम लोग ऐसे ही समास को समस्त पद भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, यहाँ पर जो मैं आप लोगों को समास के बारे में बताऊंगा जिसके माध्यम से नए नए शब्दों की उत्पत्ति होती है, तो मैं यहाँ पर जो है बिल्कुल भी समास का गहरा विश्लेषण नहीं करूंगा। मैं केवल उतना ही बताऊंगा जिससे कि आप लोग समझ सके कि किस प्रकार से नए नए शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बनते हैं। और दोस्तों समास के यहाँ पर विश्लेषण नहीं करने का कारण ये है कि समास जो है अपने आप में काफी बड़ा विषय है, और अगर मैं समास की चर्चा करने यहाँ बैठ जाऊं तो ये वीडियो सेशन काफी लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। मूल रूप से मैं यहाँ पर आप लोगों से 3 समास के बारे में चर्चा करूंगा जो कि
आप लोगों को ये समझाने में मदद करेगा कि किस प्रकार से दो शब्दों के मेल से शब्द की रचना होती है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ तत्पुरुष समास के बारे में। तो दोस्तों इस तत्पुरुष समास में होता क्या है कि आपस में दो ऐसे शब्दों को जोड़ दिया जाता है जिनमें कारक को छिपाया जा सके, अर्थात कारक को छिपा करके दो अलग अलग शब्दों को आपस में जोड़ दिया जाता है और एक नए शब्द की उत्पत्ति कर दी जाती है। मुझे लगता है कि आप लोग इसको नहीं समझे होंगे, तो मैं अभी इसको समझाने के लिए अभी तुरंत उदाहरण का सहारा लेने वाला हूं। अब मैं जरा पीडीएफ को नीचे कर देता हूं ताकि आप लोग उदाहरण के माध्यम से तत्पुरुष समास को अच्छे से समझ सके। तो ये रहा दोस्तों तत्पुरुष समास का उदाहरण राजपुत्र। तो यहाँ पर समास जो बना है ये बिल्कुल एक नया उत्पन्न शब्द है। अब इसमें राजपुत्र बना कैसे, मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि दो ऐसे शब्दों को जोड़ा जाता है जिसके माध्यम से एक कारक चिन्ह को छिपाया जा सके। तो यहाँ देखिए एक विस्तृत पदबंध है राजा का पुत्र। यहाँ पर आपने देखा राजा अलग है, का अलग है, ये का जो है ये एक कारक का चिन्ह है और पुत्र अलग है। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि इस का को छिपाने के लिए और शब्द को छोटा करने के लिए और एक नए शब्द की उत्पत्ति के लिए इस राजा और पुत्र को जोड़ दिया गया। और ये जो दो शब्द है राजा और पुत्र के जोड़ने से एक नए शब्द की उत्पत्ति हुई जो है राजपुत। तो ये जो राजपुत्र है ये इस विस्तृत पदबंध का एक नया अर्थ देने वाला बिल्कुल नया उत्पन्न शब्द है। इसी प्रकार से गृह प्रवेश, इसी प्रकार से देशभक्ति, इसी प्रकार से शत्रुहंता को भी आप लोग देख सकते हैं। मैं एक और उदाहरण गृह प्रवेश का दे देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पर क्या है कि गृह में प्रवेश अर्थात घर में प्रवेश। तो यहाँ पर में, इस में कारक चिन्ह को छिपाया गया है और इस में कारक चिन्ह को छिपा करके गृह और प्रवेश, यहाँ पर मैं स्पष्ट तरीके से थोड़ा दिखा दूं, इस गृह और प्रवेश को जोड़ दिया गया है और एक नए शब्द की उत्पत्ति की गई है जिसका नाम है जिसे हम लोग गृह प्रवेश कह सकते हैं। और ये जो गृह प्रवेश है दोस्तों ये जो है इस विस्तृत पदबंध का संक्षिप्त रूप है और बिल्कुल ही नया और व्युत्पन्न शब्द है जो कि इस पदबंध को छोटा करने का काम कर रहा है। अब हम लोग द्वंद्व समास के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो द्वंद्व समास ऐसे समास को कहते हैं दोस्तों जिसमें कि दो शब्द एक दूसरे से आपस में मिलकर एक ही अर्थ प्रकट करते हैं और इन दोनों शब्दों के बीच में जो है या फिर और छिपा रहता है। तो अभी भी मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से नहीं समझेंगे। मैं उदाहरण के सहारा से आपको उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश आप लोगों को करता हूँ। तो यहाँ पर है दोस्तों माता पिता, यहाँ पर आप लोग स्पष्ट तरीके से देख रहे हैं। तो यहाँ पर माता है एक शब्द और दूसरा शब्द है पिता। तो माता और पिता के बीच में और शब्द लगा हुआ है तो इस और शब्द को छिपा दिया गया है और इस माता और इस पिता को जोड़ दिया गया है। एक सेकेंड, इस माता को और इस पिता को जोड़ दिया गया है और बिल्कुल एक छोटे से शब्द का निर्माण कर दिया गया है। बिल्कुल एक नए छोटे शब्द की उत्पत्ति कर दी गई है जो कि इस विस्तृत पदबंध का छोटा सा स्वरूप है। इसी प्रकार गाय बैल है, गाय और बैल। इसी प्रकार पाप पुण्य है, पाप और पुण्य। इसी प्रकार हार जीत है, हार या जीत। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब द्वंद्व समास को भी समझ गए होंगे। अब नीचे जो समास है उसे हम लोग बहुव्रीहि समास की संज्ञा देते हैं। अब मैं आप लोगों को बहुव्रीहि समास भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से बहुव्रीहि समास के माध्यम से नए शब्द की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों बहुव्रीहि समास वैसे समास होते हैं जिसमें कि दो शब्द आपस में मिल करके एक तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग इसको भी नहीं समझेंगे, फिर भी मैं ये कोशिश करूंगा कि इसको मैं आप लोगों को समझा सकूं क्योंकि ये बहुव्रीहि समास काफी जटिल समास है और इसको समझाने के लिए मैं उदाहरण का सहारा अभी तुरंत ले लेता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पर एक समास है पीताम्बर। इस पीताम्बर में क्या है कि दो शब्द मिले हुए हैं, एक पीत मतलब पीला और अंबर मतलब वस्त्र। तो पीला वस्त्र, ठीक है, मतलब इस पीताम्बर में जो है पीत और अंबर मिला हुआ है। पीत का अर्थ होता है पीला और वस्त्र का मतलब होता है कपड़ा, अंबर का मतलब होता है वस्त्र। तो यहाँ पर पीला वस्त्र, तो यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है कि पीला वस्त्र धारण करने वाला अर्थात वह व्यक्ति जो कि पीले वस्त्र को पहनता हो। तो वह व्यक्ति जो है दोस्तों केवल विष्णु भगवान है जो कि पीले वस्त्र को अपने शरीर पर धारण करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि पीत और अंबर इन दो शब्दों को जोड़ करके एक नए शब्द की उत्पत्ति कर दी गई और वो शब्द है पीताम्बर। और इस पीताम्बर का जो अर्थ होता है वो एक तीसरा ही अर्थ होता है क्योंकि पीत और अंबर में आपने देखा कि इसका अर्थ हुआ पीला अंबर, लेकिन
पीला अंबर एक सामान्य से अर्थ को हटा करके पीतांबर ने एक नए अर्थ को आप लोगों के सामने रखा, और वो जो अर्थ है वो अर्थ है विष्णु का। इसी प्रकार नीचे दिया गया है चंद्रवदन, जितेंद्रिय, वीणा पानी। मैं एक वीणा पानी का उदाहरण भी आप लोगों को समझा देता हूँ। वीणा मतलब होता है वीणा, जो कि एक वाद्य यंत्र है, आप लोग जानते होंगे। पानी मतलब होता है हाथ, हाथ में वीणा। तो जैसे इस वीणा और पानी को जोड़ करके एक नए शब्द को बनाया गया वीणा पानी, तो इस वीणा पानी ने एक अलग ही अर्थ आप लोगों को दिया, या हम लोगों को दिया, या सबको दिया। और वो अर्थ ये है कि वीणा पानी का मतलब सरस्वती, क्योंकि केवल और केवल एक ही स्त्री है जो कि अपने हाथ में वीणा को ग्रहण करती है। तो माँ सरस्वती को यहाँ पर वीणा पानी के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों ने कई जगहों पर सुना होगा जय वीणा पानी की, माता वीणा पानी की। तो यहाँ पर क्या है, माता सरस्वती को इंगित करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग बहुब्रीहि समास भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब मैं आप लोगों को प्रतिबिंबित शब्द अर्थात इको वर्ड्स के बारे में बतला देता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी प्रतिबिंबित शब्द को समझाने के लिए आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ, और वो उदाहरण ये है कि मान लीजिए बस में आप सफर कर रहे हो और आपके दोस्त भी आपके साथ सफर कर रहे हो, और अचानक से आपके दोस्त जो है अपने पैकेट को टटोलने लगे। अर्थात आपके जो दोस्त हैं वो अपने पैकेट को इधर उधर देख रहे हैं। तो आप उनसे पूछेंगे कि क्या हुआ, कोई पैसे वैसे खो गए क्या, या फिर आप पूछेंगे क्यों इतनी उहा पोह मचा के रखी है। तो आप इस तरह के प्रश्न उनसे करेंगे। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि पहले प्रश्न में आपने उनसे पूछा कि क्या हुआ, कोई पैसे वैसे खो गए क्या। तो यहाँ पर पैसे का तो कोई अर्थ है, यहाँ पर जो पैसे वैसे है, यहाँ पर पैसे का तो कोई अर्थ है, जबकि वैसे का कोई अर्थ है। तो आपका उत्तर होगा नहीं, कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार आप लोग कहे होंगे, आपने उसको कहा होगा कि क्या हुआ, क्यों ऐसी उहा पोह मचा के रखी है। तो यहाँ उहा और पोह दोनों का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उहा और पोह को लगा करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मतलब जो है सामने वाला जो है या फिर आपके जो मित्र है वो जो है थोड़ी कठिन समस्या में है, इसीलिए थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं ताकि जिससे कि लोगों को परेशानी हो रही है। तो आप उसको बोल रहे हैं कि क्यों ऐसी उहा पोह मचा के क्यों ऐसी उहापोह लगा रखी है। या फिर एक उदाहरण आप लोग और लीजिए दोस्तों, और वो उदाहरण ये है कि आपने अपने दोस्त को कॉल किया और आपने अपने दोस्त को कहा, क्या दोस्त खाना पीना खाया कि नहीं, या फिर खाना वाना खा लिया कि नहीं। तो यहाँ पर आपने देखा खाना पीना या फिर खाना वाना। तो आपने यहाँ पर देखा कि खाना शब्द का मीनिंग है, खाना शब्द का अर्थ है, जबकि आपने उसको बोला खाना वाना। तो क्या वाना का कोई मीनिंग है, वाना का कोई अर्थ है? तो आप लोगों का उत्तर होगा नहीं, वाना का कोई अर्थ नहीं है। तो दोस्तों ये प्रतिबिंबित शब्द में क्या होता है कि पहले शब्द पर दूसरे शब्द को आरोपित करने की कोशिश की जाती है। अर्थात दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन दूसरे शब्द को पहले शब्द के साथ जोड़ करके उसको एक सार्थक अर्थ देने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं दोस्तों प्रतिबिंबित शब्द कहलाते हैं, या फिर इको वर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पहले शब्द का कोई अर्थ नहीं होता और उसको दूसरे शब्द पर आरोपित कर दिया जाता है, और दूसरे शब्द के अर्थ के माध्यम से ही पहले शब्द को भी देखा जाता है। अर्थात दूसरे शब्द का जो अर्थ हो अब वही अर्थ जो है पहले शब्द का भी माना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रतिबिंबित शब्द को समझ गए होंगे। एक उदाहरण मैं आप लोगों को और भी दे देता हूँ। आपने अपने मित्र को कॉल किया और आपने अपने मित्र को कहा कि क्या दोस्त कोई काम वाम करते हो कि नहीं। तो यहाँ काम वाम करने का मतलब हुआ कि क्या दोस्त कोई नौकरी करते हो कि नहीं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं क्या दोस्त कोई नौकरी वोकरी करते हो कि नहीं। तो यहाँ पर नौकरी वोकरी काम वाम, तो यहाँ पर आपने देखा काम वाम में काम का अर्थ है, वाम का कोई अर्थ नहीं है। तो ये जो वाम है दोस्तों, इस वाम को पहले शब्द के साथ आरोपित कर दिया गया है, अर्थात काम के साथ आरोपित कर दिया गया, और इस काम वाम का अर्थ हो गया नौकरी या फिर नौकरी वोकरी। यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक उदाहरण दिया कि क्या दोस्त कोई नौकरी वोकरी करते हो कि नहीं। तो यहाँ पर नौकरी वोकरी में वोकरी का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इस वोकरी को पहले शब्द पर आरोपित कर दिया गया है, जो कि वोकरी को भी एक अर्थ देने का प्रयास कर रहा है। मतलब वो जो शब्द है नौकरी, ये जो है वोकरी को एक अर्थ दे रहा है। तो इसीलिए नौकरी वोकरी मिलके केवल एक शब्द हो गया नौकरी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रतिबिंबित शब्द समझ गए होंगे। वैसे ये वीडियो सेशन काफी लंबा जा रहा है, केवल इतना कहना चाहूंगा कि थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। अब ये वीडियो सेशन समाप्ति होगा। अब मैं आप लोगों को पुनरुक्त शब्द के बारे में बता देता हूँ।
तो दोस्तों पुनरुक्त शब्द जो है मूल रूप से द्वंद्व समास के ही तरह होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि द्वंद्व समास में क्या होता है कि दो अलग अलग शब्द मिलकर के एक अर्थ देते हैं, जैसे कि माता और पिता, गाय और बैल। लेकिन पुनरुक्त शब्द में ऐसा नहीं होता है। पुनरुक्त शब्द में वास्तव में क्या होता है कि दो सामान्य शब्द, दो जो शब्द होते हैं वो एक ही होते हैं। अर्थात जैसे गाँव गाँव, ये इस तरह के जो शब्द होते हैं आपस में मिल करके एक सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं, तो वैसे शब्द जो है पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। जैसे कि गांव गांव में, तो यहाँ हर गांव में, इसका मतलब हो गया हर गांव में। पल पल मतलब हर पल या हमेशा। रो रो कर, बहुत रोकर। यहाँ पर आपने देखा कि दो शब्द जो है वो समान है और दोनों आपस में मिल गए हैं और एक नए अर्थ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पुनरुक्त शब्द भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को ध्वन्यार्थ व्यंजक शब्द के बारे में बता देता हूँ, जिसे इंग्लिश में हम लोग एनोमाटोपोइक वर्ड्स के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को इंग्लिश में बता देता हूँ, एनोमाटोपोइक वर्ड्स। तो ऐसे शब्द जो होते हैं दोस्तों, इसका भी प्रयोग हिंदी में होता है और इस प्रकार के शब्दों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता है, बल्कि इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इन शब्दों की ध्वनियों में ही इनके अर्थ छिपे रहते हैं। जैसे कि गड़गड़ाना, मतलब क्या हो गया? गड़गड़ाना का मतलब हो गया जोर से आवाज करना, गड़गड़ाहट। खनखनाना मतलब खनखन की आवाज करना, मतलब चूड़ी की जो खनखनाहट होती है। खड़खड़ाना मतलब खड़खड़ की आवाज करना। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि खड़खड़ खड़खड़ करना, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो शब्द हैं इसकी जो ध्वनियाँ हैं इसी में इसके अर्थ भी छिपे हुए हैं। जबकि आप लोग कभी सुनते हैं आम, तो आम का जो है एक अलग अर्थ होता है। आम शब्द के कहने के साथ ही आप लोग समझ जाते हैं कि आम कैसा दिखता है, कैसा होता है, रंग कैसा होता है। जबकि यहाँ पर है गड़गड़ाना, खनखनाना, खटखटाना। क्या इन सब के लिए कोई अर्थ आप लोगों के दिमाग में इंगित होता है, अलग से कोई अर्थ? तो आप लोगों का उत्तर होगा नहीं। इन शब्दों का जो अर्थ है इन्हीं शब्दों के ध्वनियों में निहित है। खड़खड़ाना मतलब खड़खड़ करना, गड़गड़ाना मतलब गड़गड़ाहट की आवाज करना, खटपटाना अर्थात खटपट की तरह करना, हरहराना। ये शब्द जो है इनके जो अर्थ है इन्हीं शब्दों के ध्वनियों में निहित है। और इन शब्दों का प्रयोग हिंदी में इसलिए होता है ताकि हिंदी में जो है जीवंतता का प्रसार किया जा सके। अब दोस्तों मैं ध्वन्यार्थ व्यंजक शब्द को समझाने के लिए एक अच्छा सा उदाहरण देता हूँ, जो कि पंत की कविता में हम लोगों को देखने को मिलती है। यहाँ पर जो मैंने अभी आप लोगों को कहा दोस्तों पंत की कविता में देखने को मिलती है, इससे मेरा मतलब है सुमित्रा नंदन पंत की कविता में देखने को मिलती है। तो उसके कविता में ये लाइन लिखी हुई है, चहक रही चिड़िया टीबीटी टुट टुट। यहाँ जो टीबीटी टुट टुट है ये जो है दोस्तों ध्वन्यार्थ व्यंजक शब्द है और ये जो है कविता की शैली सौंदर्य को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ध्वन्यार्थ व्यंजक शब्द का काम ये भी होता है कि ये जो है शब्द शैली की सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को अंतिम में अनुकरणात्मक शब्द के बारे में बता देता हूँ। तो ऐसे शब्दों के निर्मित होने का आधार होता है अनुकरण, अर्थात इन शब्दों का निर्माण जो है नकल करके किया जाता है। मुझे लगता है कि आप लोग इसे समझे नहीं होंगे। मैं इसको समझाने के लिए एक उदाहरण आप लोगों को देता हूँ। एक शब्द है चम, तो इस चम से काफी सारे शब्द को बनाया गया है। इस चम से नकल करके कई सारे शब्दों को गढ़ा गया, जैसे कि चम से चमचमाना बना, चम से चमाचम बना, चम से जो है चमचमाहट बना। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एक ही चम से नकल करके कई सारे शब्दों का निर्माण किया गया। और एक उदाहरण मैं आप लोगों को दे देता हूँ, चिप, चिप से चिपचिपा, चिपचिपाहट, या फिर चिपकू। तो इस तरह से आपने देखा कि एक शब्द से कैसे नकल करके दूसरे नए नए शब्द बनाए गए। तो ऐसे शब्द जो है अनुकरणात्मक शब्द के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों अनुकरणात्मक शब्द का एक और रूप होता है जिसमें दो अलग अलग शब्द निरर्थक होते हैं, जबकि वे दोनों आपस में मिल जाते हैं तो एक निश्चित शब्द के अर्थ को प्रकट करते हैं। दोस्तों अनुकरणात्मक शब्द का एक दूसरा रूप भी हम लोगों को देखने को मिलता है और इसमें क्या होता है कि दो निरर्थक शब्द, अर्थात वैसे शब्द जो कि अलग अलग है और इनकी कोई भी पहचान नहीं है, इनके कोई भी अर्थ हम लोग नहीं जानते, लेकिन जब यही दो निरर्थक शब्द आपस में मिल जाते हैं तो एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे कि झिलमिल, झील और मिल, खलबली, खल और बली। तो यहाँ पर आपने देखा कि खल का कोई अर्थ नहीं है, बली का भी कोई अर्थ नहीं है। सुग बुगाहट, सुग और बुगाहट, यहाँ पर आपने देखा कि सुग का अलग से कोई अर्थ नहीं है, बुगाहट का अर्थ अलग से कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसी सुग बुगाहट को एक साथ कर दें तो ये एक निश्चित अर्थ प्रकट कर रहा है। सुग बुगाहट का अर्थ होता है खलबली, मतलब सुग बुगाहट का अर्थ हम ये भी कह सकते हैं चैन से नहीं रहना, ताम झाम। ये सब जो उदाहरण है दोस्तों, ये सब अनुकरणात्मक शब्द के उदाहरण हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग जो है ये सभी बातें, ये सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ गए होंगे। वैसे आज का ये वीडियो सेशन काफ़ी बड़ा हो गया है, आप लोग बोर हो गए होंगे, फिर भी मैंने ये प्रयास किया है कि मैं आप लोगों को सभी बातें अच्छे से समझा सकूं। तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही रहेगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। फिर भी अगर इस वीडियो सेशन में किसी भी प्रकार की कोई कमी अथवा त्रुटि है तो मैं इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी कमी और त्रुटि को आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे, ताकि इन फ्यूचर में इस प्रकार की गलती दोबारा से ना दोहराऊं। और अभी के लिए बस इतना है दोस्तों। अलविदा, टिल देन बाय बाय।